जादू यथार्थवाद, जब उनको नोबेल प्राइज मिला मार्केस को, हिंदी में बहुत सारे जादू यथार्थवादी लेखक पैदा हुए और एकाएक हमें मालूम पड़ा कि जादू यथार्थवाद का मतलब यह है कि मित्रों, जादू यथार्थवाद एक साहित्यिक प्रविधि होने के पहले भारत ही नहीं तमाम गैर-यूरोपीय समाजों में जीवन जीवों होती है। जादू प्रविधि वो बाद में होती है। मुझे मार्केस के उपन्यास 100 Years of Solitude में ये पढ़ के बिल्कुल अजीब नहीं लगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा उसमें ये पढ़ के साहब वो फलाना पुरखा जो 50 साल पहले मर गया था वो कल घर के बाहर चलेगा। तो मैं तो अपने घर में ये सब सुनते देखते बड़ा हूं। एकाएक तो मैं उठे सो करके तो माता जी कह रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे, रात को सपने में बुआ जी गई। आपको हंसी आ रही थी, पिताजी बैठ जाते थे, परिवार के और लोग बैठ जाते थे और पूरी गंभीरता से चर्चा होती थी कि बुआ जी क्या क्या कह रही है। बुआ जी कभी चेतावनियां दे जाती थी, कभी डांट जाती थी, कभी भविष्य के बारे में कुछ योजनाएं बता जाती थी और कभी कभार ऐसा भी कुछ बता जाती थी जो एपरेंटली को माँ के लिए लाभदायक है, लेकिन अंततः तो बुआ जी के लिए किया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर बुआ जी कभी कभी ये भी बता देती थी कि भाई इस बार जमदतिया पर भाई दूज पर बजाय ग्वालियर में भाई दूज करने की मसला चली। अब पिताश्री कतई इच्छुक ना हो जाने की, लेकिन स्वर्गीय बुआ जी की इच्छा का कैसे नहीं पालन किया। उस साल बुआ जी की कृपा से हम लोग भाई दूज बनाने मसला है, मुझे कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूं और सौभाग्य से उस परिवेश से मेरा संबंध अभी भी है। लेकिन ये जरूर पूछने की बात है और यहां मैं उस बात पर आऊंगा जो मैंने अभी दरीदा और भरपरी की में बात की। ये अगर इक्का दुक्का व्यक्तियों की समस्या होती तो कोई चिंता नहीं। अरुण ने जिसको संकेत किया, ये हमारी पूरी की पूरी एकेडमिक, हमारी पूरी की पूरी बौद्धिक संस्कृति की समस्या है कि हमें योगासन और प्राणायाम तब महत्वपूर्ण लगता है जब अमेरिकन एयरफोर्स में प्राणायाम करना कंपल्सरी करता है। हमें एक्यूपंक्चर तब साइंटिफिक लगने लगता है एकाएक जब हेनरी किसिंगर एक्यूपंक्चर का उपयोग करके स्वस्थ हुए। ये जो क्या कहूं मैं, जो महिलाओं पर आत्मविश्वासहीनता, और इसलिए मित्रों रद्दोबदल का एक वाक्य मैं याद करना चाहता हूं, लिखा है मैंने, नोट किया, मुझे बड़ा मार्के का वाक्य लगा। पिछला सब कुछ भूल जाओ, कल क्या होगा मत सोचो, पीछे मुड़कर देखना मना है और आगे की सोचना दंडनीय अपराध। बहुत मार्के लगा। लेकिन क्या हम स्वयं पिछले में से बहुत कुछ सिस्टमेटिकली भूलते नहीं थे? जिस समय आप हिंदुस्तान में या दुनिया भर में चीजें उठा के देखिए, पढ़िए, साहित्य, संज्ञात्मक साहित्य या ज्ञान विज्ञान, ऐसा लगता ही नहीं कि 50-60 साल पहले तक उपनिवेशवाद नाम की भी कोई चीज हुआ करती, लगता ही नहीं। आप हिंदी का संपादित साहित्य पढ़िए, उसमें ब्राह्मणवाद के विरुद्ध घोष सुबह से शाम तक उफनता रहता है, उफनना भी चाहिए, लेकिन उपनिवेशवाद नाम की कोई चीज थी क्या या उसके कुछ प्रभाव अभी तक मौजूद है? सारी दुनिया के इतिहास पर उसके कुछ प्रभाव पड़े, जैसे हम अपने बच्चों को भी एज ऑफ डिस्कवरी कहकर पढ़ाते हैं, 16वीं सदी से आरंभ होने वाला, कि हम साथ में ये भी पढ़ाते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए एज ऑफ डिस्ट्रक्शन साबित हो, और उसमें केवल सुदूर अमेरिका के रेड इंडियंस नहीं थे, उसमें हिंदुस्तान भी था, हमारे अपने पोते भी। हमारी संगठित सांस्कृतिक स्मृतियों से लेकर के हमारी सृजनात्मक सांस्कृतिक स्मृतियों तक में, जिसके 2 प्रतिनिधि यहां बैठे हुए और सबसे प्रतिनिधि मेरे सामने हॉल में बैठे हुए, नौजवान और कुछ कम नौजवान, हमारी स्मृति में इस तथ्य की कितनी जगह है, मैं एक तथ्य रखता हूं आपके सामने, और ये तथ्य किसी प्रोपेगेंडिस्ट, किसी एंटी इंपीरियलिस्ट
प्रोपेगेंडिस्ट का, किसी कांग्रेसी नेता का, किसी महात्मा गांधी का, किसी जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ तथ्य नहीं। ये तथ्य स्वयं ब्रिटिश इंपीरियल ऑफिस का तथ्य है। 1875 से 1900 के बीच 25 साल में, जैसे आज हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंडियन का कॉन्टिनेंट, इस भूभाग में 25 साल में 2.5 करोड़ लोग अकाल के कारण हुए। मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि 1875 से 1900 के बीच इस इलाके की आबादी थी 30 करोड़ आबादी। तो इस इलाके की 1930 या 1921 1875 से 1900 के बीच कितनी आबादी हुई? 2.5 करोड़ लोग अकाल के कारण मरे। माइक डेविस नाम के ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने इस पूरी परिघटना को शब्द दिया विक्टोरियन होलोकॉस्ट। जाति का नाम दिया। ये तथ्य हमारी सांस्कृतिक स्मृति में कितना हो, कहां तक मौजूद है ये तथ्य हमारी संस्कृति में? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अफ्रीका की बात चल रही थी किसी को समझ। अफ्रीका की क्या छवि हमारे दिमाग में पिछले कुछ वर्षों से बनाई गई है? ये क्या छवि बनी? जंगलियों का देश, नरभक्षियों का देश। ये छवि किसने बनाई है? किस इतिहास ने बनाई? हमारा कितना सृजनात्मक लेखन इन चीजों पर, और अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं? ये स्थिति क्यों है? अमिताभ घोष ने अभी पिछले दिनों किसी इंटरव्यू में कहा, और संयोग की बात है कि अमिताभ घोष ओपीएम वॉर पर ट्रायोलॉजी लिख रहे हैं, 2 उपन्यास लिख चुके हैं, तीसरा आने वाला है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जितना कोलोनाइज्ड हिंदुस्तानी दिमाग इस समय है, उतना संभव से उद्देश्य चाहिए। अमिताभ घोष, और वो कहते हैं कि हालत यह है कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद हमारे जो एयरपोर्ट हैं उन पर वेटिंग रूम्स का नाम जो है पुलिस डिपो रख दिया जाए, और बढ़िया रेस्तोरां अपना नाम ओपीएम फैक्ट्री रखने लगे, और दिल्ली और बंबई के आसपास कॉलोनी बनाने वाले लोग, हॉलीडे रिसॉर्ट बनाने वाले लोग, उनका नाम प्रिजन आइलैंड है। अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नील आइलैंड है, एक हैवलॉक है। यहाँ नौजवान बैठे हैं, मुझे यकीन नहीं है कि किसी को भी इस बात का कोई बोध होगा कि नील और हैवलॉक आइलैंड होना नाम क्यों आपत्ति देना तैयार है। मुझे यकीन नहीं है, साफ होगा। हम बहुत बात करते हैं, हमारे उत्तर आधुनिक में से खासकर से बात करते हैं। इरेजर ऑफ मेमोरी का सबसे बड़ा सोर्स कोलोनियल है। उस कोलोनियल एक्टिविटी का हमारा क्रिएटिव राइटिंग कितना नोटिस देता है मित्रों, मेरे लिए महत्वपूर्ण। और मुझे लगता है कि हमारे दोनों लेखक इस प्रतिमान पर उतने खरे नहीं उतरते जितने की मेरी आशा थी या मैं चाहता हूं। वो इरेजर ऑफ मेमोरी, वो विस्मरण, सायाद, सब प्रयत्न लाया गया विस्मरण, और भी बहुत से ऐसे। ईरान में शाह की तानाशाही के खिलाफ इस्लामी क्रांति हुई, बहुत महत्वपूर्ण क्रांति हुई, दुनिया भर के वामपंथियों ने उसका समर्थन किया, करना भी चाहिए। लेकिन स्वयं उस क्रांति की बनावट क्या थी और क्या बनी, उस पर कितना रिफ्लेक्शन हमारी है। ये कुछ चिंताएं हैं मित्रों, लेकिन इन चिंताओं से ना तो इन कहानियों का महत्व कम होता है, ना इन कहानियों की सृजनात्मकता कम होती है, और ना ही प्रतिलिपि द्वारा इस तरह के प्रकाशन के अनुष्ठान का महत्व होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है। बहुत अच्छे सुविचारित सुलिखित वक्तव्य हम लोगों ने सुने, और मुझे उम्मीद करता हूं कि इन वक्तव्यों को सुनने के बाद इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने के प्रति आपकी रुचि और जागेगी। आप इन दोनों कहानीकारों को या दोनों लेखकों को
और अधिक ध्यान से पढ़ना चाहेंगे। और अगर ऐसा हो तो जाहिर है कि ये प्रतिलिपि के लिए भी और जिज्ञासा के लिए भी एक कामयाबी। आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया और इतने शांत भाव से, हालांकि आप अशांत होकर भी क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने शांत भाव से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट में और भारी नहीं करना चाहता, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ कंकड़ में जो कोई व्यास है तो सबका धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद है कि नवंबर में हम जब अंग्रेजी किताबों पर चर्चा करेंगे तो आप लोग फिर आएंगे। शुक्रिया।